हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी जिसमें भरा हुआ रोमांस का एलिमेंट आपको बहुत इंजॉयमेंट करवाने वाला है। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड किम को, जो कि अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। तभी उसको अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें उसने किम को अपने जिम की पिक्चर भेजी थी और उसके साथ कहा था कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो पिक्चर देखते ही जैसे किम तो सातवें आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि पिक्चर में मौजूद बॉयफ्रेंड की बॉडी से किम काफी इम्प्रेस हो चुकी थी और इसी सातवें आसमान पर उड़ते उड़ते वो एकदम प्रेसिडेंट के एलिवेटर में घुसने की कोशिश करती है। इस पर प्रेसिडेंट का पीए उसे कहता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये प्रेसिडेंट का एलिवेटर है, जाओ और स्टाफ एलिवेटर यूज करो। किम को जल्दी से ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तभी वो अपोलोजाइज करते हुए दूसरा एलिवेटर यूज करने के लिए चली गई, लेकिन उसके जाने से पहले प्रेसिडेंट की आंखें उसकी पिक्चर को सेव कर चुकी थी। कुछ देर में किम अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां पर पहले से ही येन बैठी हुई थी। उसको देखते हुए किम कहने लगी कि तुम क्या भूल गई हो कि ये तुम्हारा ऑफिस नहीं बल्कि मेरा ऑफिस है, और जो फाइल तुमने पकड़ी हुई है तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं हो, तो फिर तुम्हारा क्या काम बनता है कि तुम इसकी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रही हो। इस पर येन उसे कहती है कि मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैं और मिस्टर गू बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए अगर तुमने अपने मन में कोई भी खुशफहमी पाल रखी है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं या तुम उनको सेड्यूस कर सकती हो, तो अपनी खुशफहमियों को आज ही खत्म कर दो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत जल्द वो मुझसे शादी करने वाले हैं और मिसेस गू बनने के बाद मेरी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर बन जाएगी। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालने वाली हूँ। तभी वो कहने लगी कि यहाँ पर चोंचले छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, तुम्हारा जो जी में आए तुम कर सकती हो। लेकिन येन भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उससे कहने लगी कि तुम सारी जिंदगी अकेले मर जाओगी, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करने वाला, तुम सिंगल हो और सारी जिंदगी ही सिंगल रहोगी। तुमने बहुत खुशफहमियां पाल रखी थी कि मिस्टर गो तुम्हें पसंद करके तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन देखो अब वो भी मुझसे शादी करने वाले हैं। और उसकी ये बात सुनते ही किम मुझसे कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी सिंगल नहीं हूँ, बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड एक बहुत ही डैशिंग इंसान है। देखो उसकी पिक्चर, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा हैंडसम है, और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड मिस्टर गो, उसकी तो शक्ल ही सीधी नहीं होती, सारा दिन 24 घंटे उसके चेहरे पर एक स्टर्न लुक रहती है। उन दोनों की बहस अभी जारी थी कि वहाँ पर मिस्टर गू आने लगे। तभी येन उसके हाथ से फाइल छीनते हुए मिस्टर गू से कहने लगी कि देखिए आपके प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसके जवाब में मिस्टर गू से कहते हैं कि आप तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर आप इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए मिस, आपकी फैमिली के हमारे ऊपर कुछ फेवर्स थे जो मैं पूरे कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर मुझे लेकर आपके जहन में कुछ ख्यालात हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो उसे आज ही खत्म कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके साथ ही मिस्टर गू अपने ऑफिस में अनाउंस करते हैं कि मैं ऑफिस रोमांस की इजाजत किसी को भी नहीं देने वाला। अगर मैंने किसी को भी ऑफिस में इनअप्रोप्रिएट हरकत करते हुए देख लिया तो मैं इसको फायर कर दूंगा। लेकिन किम तो जैसे अपनी ही दुनिया में थी और सोचने लगी कि ये आदमी कितना कोल्ड और इनह्यूमन है, लेकिन इसका इस तरह से येन को डांटना मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर गू को ख्यालों की दुनिया से निकालते हुए उससे कहने लगे कि अपनी फाइल ले और मेरे साथ ऑफिस चले, मुझे आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। किम फाइल लेकर मिस्टर गू के साथ मीटिंग रूम जाने लगी। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके कहती है कि आज शाम 7 बजे मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। वो नोटिस ही नहीं कर पाती कि उस टाइम मिस्टर गू को भी एक मैसेज रिसीव हो चुका था। मीटिंग रूम में मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर मिस्टर गू अपने स्टाफ को इन्फॉर्म कर रहे थे। तभी किम एक दफा फिर अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है। तभी वो मैसेज स्क्रीन पर नजर आने लगा, जिसको देखते ही सभी स्टाफ रिएक्ट करने लगा। लेकिन किम समझ चुकी थी कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू है, और तभी वो मिस्टर गू को रिप्लाई देते हुए भी देख चुकी थी। तभी वो अपने आप को मन ही मन में खोजते हुए कहने लगी, भला मुझे आइडिया क्यों ना हो सका कि मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो एक दफा फिर वो पिक्चर देखती है जो आज सुबह ही उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ने उसको सेंड की थी। तभी वो कहने लगी, मुझे आइडिया क्यों ना हो सका कि इस पिक्चर में मौजूद फिटनेस एरिया मिस्टर गू के ऑफिस का ही है। पिक्चर देखते ही वो एक दफा फिर उसकी बॉडी को प्रेस करते हुए कहने लगी, देखो यार ये कितना फिट है, कितना डैशिंग है, ये कोई भी लड़की इस पर मर जाए। इस बात में कोई शक नहीं कि मिस्टर गू एक मेल डीमन है, लेकिन जल्द ही उसको याद आ चुका था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, आखिर मैं इनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। मुझे याद रखना चाहिए कि ये किंग ऑफ हेल है, मेरी जिंदगी के ऊपर इनको जिंदगी और मौत का इख्तियार है, मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ और वो कभी भी मुझे घास नहीं डालने वाले। इसके साथ ही उसको याद आता है कि काम को लेकर पास में मिस्टर गूस को कितना डांट चुके हैं और वो अपने काम के बारे में कितना सीरियस है। तभी वो सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, आखिर इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है, अगर इन्हें पता चल गया तो ये तो मुझे ऑफिस से ही निकाल देंगे। ये ख्याल आते ही किम अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज करके कहती है कि मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती, इसलिए आज की मीटिंग को कैंसिल कर दो। और ये मैसेज रिसीव होते ही मिस्टर गू को काफी गुस्सा आ गया और जल्दी से मीटिंग खत्म करते हुए अपने स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। किम भी जाने लगी तो मिस्टर गूस को आवाज
देते हुए उसे कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सीन शिफ्ट होता है तो किम मिस्टर गू के साथ उनकी कार में मौजूद थी। वो दोनों ही अपना फोन यूज कर रहे थे। एक्चुअली दोनों ही एक दूसरे के साथ चैट कर रहे थे। उसने किम को अपनी जिम की पिक्चर के साथ साथ बहुत सारी इमोजीज भी भेजी और अपने पेट डॉग की पिक्चर्स भी भेजी। तभी किम मैसेज करती है कि प्लीज मुझे इस तरह की पिक्चर्स मत सेंड करो। मिस्टर गू नोटिस करता है कि किम कुछ ज्यादा ही फोन यूज कर रही है। वो पॉइंट आउट करता है तो किम कहने लगी एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड को बता रही थी कि मैं शायद आज लेट आ जाऊं क्योंकि मुझे मिस्टर गू के साथ किसी काम पर जाना है। वो दोनों एक दफा फिर अपने फोन में इंडल्ज हो चुके थे। तभी मिस्टर गू एक दफा फिर पॉइंट आउट करते हुए कहने लगा मैं पैसे आपको काम करने के देता हूँ, मोबाइल फोन यूज करने के लिए नहीं। जिसके जवाब में किम उससे कहती है कि एक्चुअली मैं अपनी कोलीग के साथ वर्क रिलेटेड बात ही कर रही थी। और ये बात सुनते ही गू उसके हाथ से फोन खींच लेता है। किम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मिस्टर गू को अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के बारे में पता चले। तभी वो जल्दी से मिस्टर गू का चेहरा अपनी तरफ कर लेती है और उसे चीखते हुए कहने लगी कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुके हैं। यही वजह थी कि गू उसके फोन की स्क्रीन पर ना देख पाया और उसे कहने लगा कि मेरे कान बिल्कुल सही से काम करते हैं, इतना चीख कर बताने की कोई जरूरत नहीं है। गू गाड़ी से उतर चुका था। तभी किम सोचने लगी शुक्र है इसने मेरा फोन नहीं देख लिया, वैसे ये बंदा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में काफी सीरियस लग रहा है। चलो हम भी देखेंगे कि क्या होता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मौजूद थे। तभी वहाँ का स्टाफ मिस्टर गू से कहने लगा कि यहाँ की कंस्ट्रक्शन आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा तेज चल रही है। बिल्डिंग के रूफ टॉप पर कुछ ऐसी सेटिंग की है जिसको देखने के लिए आपका बुलाना जरूरी था, इसलिए हमें आपको बुलाना पड़ा। क्या आपको देखना चाहेंगे? तभी मिस्टर गू कहने लगा कि हाँ मैं जरूर देखना चाहूंगा। वो लोग ऊपर जाने लगे। इसी दौरान किम को ऑफिस से कॉल आती है। तभी वो मिस्टर गू को बताने लगी कि आप लोग ऊपर जाए, मेरे लिए कॉल रिसीव करना जरूरी है। जिस पर मिस्टर गू कहता है कि ठीक है तुम अपना टाइम ले सकती हो। लेकिन अभी वो फोन पर बात कर ही रही थी कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उसको देखते हुए उससे कहने लगे कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी अपनी मगजमारी इस तरह के कंस्ट्रक्शन के कामों पर लगाने की। किम उनसे पूछने लगी कि तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर वो लोग बताने लगे कि हम इस एरिया के बदमाश हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारा मूड अच्छा कर दो। अगर तुम्हें काम की जरूरत थी तो हमें बता देती, हम कोई अच्छा सा काम दे देते। ये कहाँ लड़कों के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ख्वार होती फिर रही हो। तुम जैसी लड़कियों के लिए मेरे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। और ये बात सुनते ही किम उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए उससे कहने लगी क्या तुम जानते हो कि मैं किसकी कंपनी में काम करती हूँ। और किम की इसी हरकत ने उन लोगों को काफी गुस्सा दिला दिया। तभी वो कहने लगा कि देखो ये लड़की तो गुस्सा भी करती है, एक्चुअली मुझे गुस्सैली लड़कियां बहुत पसंद है, तुम्हें आज मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो किम की तरफ बढ़ने ही वाला था कि वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है जो उसको पीछे की तरफ धकेलते हुए नीचे गिराते हुए उससे कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके करीब बढ़ने की। अगर तुम अपनी जिंदगी से उकता चुके हो और मजीद जीना नहीं चाहते तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर देता हूँ। इस लड़की को परेशान करने की क्या जरूरत है। तभी वो गुंडा कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुम शायद जानते नहीं लेकिन इस पूरे एरिया पर मैं राज करता हूँ। मिस्टर गू से कहने लगा कि ठीक है तुम्हारा राज मैं आज खत्म कर देता हूँ। और वो एक एक करके उन सबको बहुत अच्छा सबक सिखाता है। इतने में उस लड़के के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। अपने डैड को देखते ही वो लड़का रोते हुए कहने लगा कि डैड इस बुज़दिल इंसान ने मुझ पर हाथ उठाया है। तभी उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हुए उससे कहने लगे क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर गू है। और ये बात सुनते ही वो लड़का कहने लगा कि क्या ये मिस्टर गू है? उसके फादर मिस्टर गू से कहने लगे कि एक्चुअली हमारे ज्यादा लाड प्यार ने हमारे बेटे को बिगाड़ के रख दिया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा, प्लीज हमें माफ कर दे। लेकिन मिस्टर गू भी कहाँ इतनी आसानी से माफ करने वाला था। तभी उससे कहने लगा कि आइंदा मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की शक्ल इस शहर में नजर न आए वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और सिक्योरिटी से कहता है कि इन दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दो। सब लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी वो किम से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर किम काफी इमोशनल हो जाती है और उसको हक करके रोने लगी। किम को इस तरह रोता देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो उसको रिलैक्स फील करवाते हुए सोचने लगा कि ये यकीनन डर चुकी है, लेकिन जल्द ही उसको रियलाइज हो चुका होता है कि वो क्या कर रहा है। तभी वो अपने आप को डांटते हुए सोचने लगा कि आखिर अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा मैं किसी और के लिए कैसे नरम पड़ सकता हूँ। और तभी वो किम को खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि एक्चुअली मेरी पहले ही एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, लेकिन आज जो भी हुआ उसे मिसअंडरस्टैंड मत करना। किम सोचने लगी कि कहीं ये मुझे ही तो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं समझ रहा। मुझे लगता है कि मुझे सारी चीजें आज ही क्लैरिफाई कर देनी चाहिए। इसके साथ ही वो मिस्टर गू से कहने लगी कि सर मैं किम हूँ। तभी वो कहने लगा कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सेक्रेटरी किम हो, लेकिन मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे ऑफिस में ऑफिस रोमांस की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है और जो भी ऐसा करेगा मैं उसे फायर कर दूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि सब लोग अपने काम पर तवज्जो दे और तुम भी अपने काम पर तवज्जो दो। वो वहाँ से जा चुका था। तभी किम सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैं बच गई। अगर इस खड़ूस इंसान को पता चल जाता कि मेरी रियलिटी क्या है तो ये तो मुझे आज ही फायर कर देता। नेक्स्ट सीन में वो गाड़ी
गाड़ी के पास खड़ी अपने बॉस का वेट कर रही थी, तभी उसको मिस्टर गू की कॉल आती है जिससे वो कह रही थी कि आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मिस्टर गू से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में वो कहने लगी कि भला मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारी किस बात ने मुझे परेशान किया है। इसके साथ ही वो मिस्टर गू को अपने करीब आते हुए देखती है तो अपना फोन काट देती है। कॉल ड्रॉप होने के बाद मिस्टर गू सोचने लगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो ये परेशान हो गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बनाना है। इसके साथ ही वो किम को अपने साथ एक मॉल में चलने के लिए कहती है। कुछ देर में वो दोनों एक मॉल में मौजूद है जहाँ पर मिस्टर गू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए धड़ाधड़ शॉपिंग किए जा रहे थे। किम शॉपिंग बैग्स लिए खड़ी थी जबकि गू उसकी पिक्चर लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड करता है, जिस पर किम सोचने लगी कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, कोई मेड नहीं। सेल्स गर्ल वहाँ से जा रही थी तभी वो किम से टकरा जाती है जिसकी वजह से किम नीचे गिरने लगी, लेकिन मिस्टर गू उसको थाम लेता है। किम अब मिस्टर गू के काफी करीब मौजूद थी, तभी वो सोचने लगा कि इससे आने वाली खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। अचानक से उसको याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने एक दफा उसको काफी सारे गिफ्ट्स भिजवाए थे जिसमें उसका हैंडमेड परफ्यूम भी मौजूद था और इससे आने वाली खुशबू बिल्कुल उस परफ्यूम की तरह है। ये ख्याल आते ही वो किम को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगा। उसकी ये हरकत किम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन किम के अच्छे लगने या ना लगने से उसको क्या ताल्लुक था। तभी मुड़कर उसे कहने लगा कि आखिर तुम किस चीज का वेट कर रही हो, जल्दी करो, हमें वापस भी जाना है। लेकिन किम अब काफी गुस्से में आ चुकी थी और कहने लगी कि अगर तुम्हारी कंपनी की सैलरी इतनी अच्छी ना होती तो ये सारी चीजें मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक कर यहाँ से चली जाती, लेकिन क्योंकि इतनी अच्छी जॉब मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाली तो बॉस मैं आ रही हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। काफी देर बाद वो बाहर आती है तो मिस्टर गू उसी का वेट कर रहा था, जिसको देखते हुए वो कहने लगी बॉस इतनी सारी चीजें खरीदने की क्या जरूरत थी, मैं तो चल चल कर थक चुकी हूँ। लेकिन उसको उसकी रियलिटी याद दिलाने के लिए मिस्टर गू की एक नजर ही काफी थी। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मुझे लगा आप मेरा वेट करके थक चुके होंगे, आप गाड़ी के अंदर बैठकर वेट कर लेते। किम गाड़ी में बैठ चुकी थी तभी वो सोचने लगा कि इस लड़की के मूड स्विंग्स कुछ ज्यादा ही है, ऐसा लगता है जैसे इसकी बॉयफ्रेंड के साथ कोई लड़ाई चल रही हो। कुछ देर में मिस्टर गू ड्राइविंग कर रहा था जबकि किम भी उसके साथ गाड़ी में मौजूद थी। वो मिस्टर गू को देखते हुए कहने लगी कि शक्ल से जितना खड़ूस लगता है उतना ही अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानता है, लेकिन कभी कभी इतनी रूडली बात करता है, ऐसे लगता है जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया हो। तभी मिस्टर गू से कहने लगा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम पिछले 1 मिनट और 30 सेकंड से मुझे घूरे जा रही हो। कम से कम इस बात के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी अचानक से हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं आपके बारे में नहीं आपके प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। कुछ देर में गू गाड़ी रोक चुका था तभी वो सोचने लगी कि आखिर इसने हमारे एरिया में गाड़ी क्यों रोकी है, हमारे फ्लैट के बाहर गाड़ी रोकने का क्या मकसद हो सकता है। गू गाड़ी से उतर चुका था तभी उसको मैसेज आता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और अब वो समझ चुकी थी कि ये यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड यानी मुझसे मिलने के लिए आया है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाना चाहिए। तभी मिस्टर गू से गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। उसे टोकते हुए कहने लगे कि आखिर तुम सोच में क्यों पड़ जाती हो, किस चीज का वेट कर रही हो, जल्दी से चीजें उठाओ और मेरे साथ चलो। ऊपर आते ही वो किम के फ्लैट पर पहुंचा और नॉक करते हुए कहने लगा कि बेबी क्या तुम घर पर हो, जिस पर वो मन ही मन में कहने लगी कि नहीं मैं तुम्हारे पीछे हूँ, हो गई ना सरप्राइज। मिस्टर गू अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने लगी तभी किम को अपने फोन पर कॉल आती है जिसको वो ड्रॉप करके अपने बैग में रख देती है। अब वो काफी परेशान हो चुका था और कहने लगा कि आखिर ये मेरी कॉल क्यों ड्रॉप कर रही है। तभी वो कहने लगा कि ये सारी चीजें यहीं पर रख दो और मेरे साथ वापिस चलो, लेकिन किम ऐसा नहीं करना चाहती थी और उससे कहने लगी कि ये सारी चीजें काफी कीमती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह इनको दरवाजे पर छोड़कर जाना चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड घर पर नहीं है तो मैं ये चीजें गाड़ी में रख देती हूँ, जब वो घर आ जाएगी तो आप उसको भिजवा देना। वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगे तभी उनका रास्ता एक आंटी रोकती है जो किम से कह रही थी तुम आज इतना लेट क्यों आई हो और देखो अब वापस भी जा रही हो, क्या कोई मसला चल रहा है। किम कहने लगी कि एक्चुअली आज ऑफिस में कुछ काम पड़ गया था। तभी वो उससे पूछने लगा कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर वो कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं इसको जानती हूँ। वो किम के फ्लैट की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी कि ये इसी फ्लैट में ही तो रहती है, लेकिन उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही किम उसका हाथ पकड़ के उसका इशारा किसी और तरफ करवा देती है। वो मिस्टर गू को बताने लगी कि मैं इन अपार्टमेंट्स की लैंडलेडी हूँ, जिस पर वो पूछने लगा कि अगर आप इनकी लैंडलेडी है तो फिर तो आप अपने सारे रेंट पर रहने वाले लोगों को अच्छे से जानती होंगी। वो उसे पूछने लगा कि क्या आप फ्लैट नंबर 1806 में रहने वाली लड़की को जानती हैं, जिस पर वो किम के इशारे पर कहती है कि नहीं मैं उसको नहीं जानती। ये सुनते ही गू वहाँ से जा चुका था। तभी वो आंटी किम से पूछने लगी कि ये लड़का कितना हैंडसम है और कितना अच्छा लग रहा है, आखिर तुम उसे झूठ क्यों बोल रही हो। किम की समझ में कोई और बात ना आई तो उसे कहने लगी एक्चुअली आंटी ये मेरे बॉस है, ये एक बहुत ही बुरे इंसान है और लड़कियों को हैरास करते हैं, देखे ना मुंह उठाकर मेरे घर तक चले आए, इसलिए मुझे इससे बचकर रहना होगा। फ्लैट नंबर 1806 में रहने वाली लड़की मैं ही हूँ, ये बात प्लीज आप इनको कभी भी मत बताइएगा। किम वहाँ से जा चुकी थी। तभी वो आंटी सोचने लगी कि यकीनन कोई ना कोई मसला चल रहा है। ये आदमी किम के दरवाजे पर पहुंच गया लेकिन वो किम को ना पहचान सका, आखिर मसला क्या है। किम मिस्टर गू को सी ऑफ करने के बाद अपने फ्लैट में अपनी केयर में बिजी थी। तभी उसको याद आता है कि मिस्टर गू ने कहा था कि ऑफिस रोमांस की परमिशन बिल्कुल
भी नहीं है। तभी वो सोचती है कि मैंने फैसला कर लिया है, अगर मुझे अपने बॉयफ्रेंड और अपने काम में से किसी एक को चूज करना होगा तो मैं हमेशा अपने काम को चूज करूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी जॉब मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर गू इस वक्त एक बार में मौजूद था, जहाँ पर वो काफी अपसेट था और अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन लगता है जैसे तुम घर पर नहीं थी। और ड्रिंक पर ड्रिंक लिए जा रहा था और दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि आखिर क्या मसला है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझसे बात क्यों नहीं करती। इसके साथ ही उसको उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जो उससे कह रही थी कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैं अब मजीद तुम्हारे साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहती, तुम्हारी वजह से मेरा वर्क इफेक्ट हो रहा है और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अचानक से उसको एक बार से कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद मिस्टर गू बार में ही सो चुके हैं, प्लीज आकर उन्हें ले जाएं। सीन शिफ्ट होता है तो किम मिस्टर गू को लेने के लिए पहुंच चुकी थी जहां पर वो सो रहा था। वो किम को देखते ही उसे अपने करीब करते हुए उसे कहने लगा कि देखो बिल, आखिर तुम आ गई हो। वो किम को अपने करीब करते हुए उसे किस करने लगा। तभी किम खुद को संभालते हुए पीछे की तरफ हटती है और उसे कहने लगी कि प्लीज आप मेरे साथ घर चले। किम वहां से उठने लगी तभी गू एक दफा फिर उसे अपने करीब बिठाता है। इस सारी सिचुएशन में किम का हार्ट एक बीट मिस कर चुका था। तभी वो सोचने लगी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं। वो सोच रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ बैठी भी नहीं रह सकती। ये सोचते हुए वो उसके पीए को कॉल करके कहती है कि प्लीज यहाँ पर आकर इनको ले जाओ। मूवी के नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू की आंख खुलती है तो उसके पास उसका पीए बैठा हुआ सूप पी रहा था और वो उसे कहने लगा कि देखे मैं आपके लिए मीट बॉल सूप लाया हूँ। लेकिन कल रात के कुछ ग्लिम्स अब भी मिस्टर गू के माइंड में मौजूद थे। तभी वो उसकी पीठ की तरफ देखने लगा कि कल रात मैंने जिसे हक किया था वो कम से कम ये इंसान तो नहीं था, और उसे पूछने लगा कि क्या कल रात तुम्हारे साथ कोई और भी वहाँ पर मौजूद था। ये को याद आता है कि किम ने उसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि बिल्कुल भी इनको मत बताना कि मैं यहाँ पर इनके साथ मौजूद थी, तुम अच्छे से जानते हो इन्हें अच्छा नहीं लगता कोई भी लड़की इनके करीब जाए। मैं कसम खा के कहती हूँ हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ और हम दोनों यहाँ पर बाय चांस मिले हैं, मैं यहाँ इनको लेने बिल्कुल भी नहीं आई थी, प्लीज इन्हें कुछ भी मत बताना। तभी पीए उसे कहने लगा कि नहीं, जब मैं पहुंचा तो आप वहाँ पर अकेले सो रहे थे और मैं आपको लेकर यहाँ पर आ गया। मिस्टर गू मन ही मन में कहने लगे मुझे लगता है जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा था, मैंने ख्वाब में किसी लड़की को देखा था, वो यकीनन मेरे पास मौजूद थी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम येन को देखते हैं जो अपना मेकअप ठीक कर रही थी। तभी वो देखती है कि किम एक वॉशरूम के अंदर जा चुकी है। किम के अंदर जाते ही येन उस वॉशरूम को बाहर से लॉक कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो पानी लेकर किम के ऊपर भी डाल देती है। पानी फेंकने के बाद वो चाबी पौधों में गिराकर घुमा देती है और मन ही मन में कहने लगी कि किम तुमने मिस्टर गू को मुझसे चुराकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगी। किम जान चुकी थी कि अब वो वॉशरूम में लॉक हो चुकी है। तभी वो दरवाजा नॉक करते हुए कहने लगी कि बाहर कौन है, प्लीज दरवाजा खोलो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ से जाते हुए येन वहाँ पर क्लीनिंग का बोर्ड भी लगा देती है ताकि कोई भी यहाँ पर आने की गलती ना करे। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर गू काम के सिलसिले में किम को कॉल किए जा रहे थे, लेकिन उसका नंबर कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था, जिस पर वो काफी अनॉय हुए और इसी अनॉइंग एटीट्यूड में वो बाहर जा रहे थे। तभी उनको सुनाई देता है कि वॉशरूम में कोई नॉक कर रहा है। वो अंदर की तरफ जाते हुए पूछने लगे कि क्या यहाँ पर कोई मौजूद है। तभी अंदर से उनको किम की आवाज आती है जो उनसे कह रही थी मिस्टर गू प्लीज दरवाजा खोले, मुझे लगता है जैसे इस दरवाजे का लॉक खराब हो चुका है, अब ये खुल नहीं रहा, प्लीज मेरी हेल्प करें, मेरा दम घुट जाएगा। जिस पर वो उसे पीछे हटने के लिए कहता है और एक ही किक में दरवाजा खोल देता है। लेकिन अब किम की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। वो किम को अपने करीब करते हुए संभालने लगा और मन ही मन में कहता है कि बेबी सिचुएशन इमरजेंसी की है, इसलिए तुम्हें मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। और ये सोचते ही वो किम को हाथों में उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में किम और गू ऑफिस के बाहर मौजूद थे। तभी गू उससे कहने लगा तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस पर किम उससे कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ठंड लग गई है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन गू से फोर्स करते हुए कहने लगा कि तुम्हें बिल्स के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत मेरे ऑफिस में खराब हुई है इसलिए तुम्हारे मेडिकल बिल्स मैं पे कर दूंगा। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं मैं कुछ पेन किलर्स लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। इस पर गू से कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कैब में चली जाऊंगी। वो जाने लगी तभी मिस्टर गू से कहने लगे कि तुम ऑफिस में अपना बैग भूल आई थी, ये लेती चलो। वो मिस्टर गू को उनका कोड देते हुए वहां से चली गई। तभी वो सोचने लगे कि मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, जबकि मैं पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो फिर मैं इस लड़की के लिए क्यों इतना परेशान होता हूँ। गाड़ी में बैठते ही मिस्टर गू अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने लगे और तभी किम के नंबर पर कॉल आती है। ये बात वो अच्छे से नोटिस कर चुका था, लेकिन तभी वो किम को बोलते हुए सुनता है कि मुझे आपकी इंश्योरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे आपकी इंश्योरेंस नहीं चाहिए, ये बात आप समझ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मिस्टर गू किम की इस बात से सेटिस्फाइड हो चुका था तो वो वहाँ से जाने लगा। नेक्स्ट सीन में
किम अपने घर में मौजूद थी। वो अपनी बिल्ली के साथ बैठी हुई थी और सोच रही थी कि मिस्टर गू इतने भी बुरे नहीं जितना मैं उनके बारे में सोचती थी। अगर आज वो ना आते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। अभी वो इन्हीं सोचों में थी कि उसे मिस्टर गू का मैसेज आता है जो उसे कह रहा था कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे फ्लैट पर आ रहा हूँ, क्या तुम घर पर हो। इसी दौरान उसकी बेल बजती है। वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर आई तो देखती है कि दरवाजे पर उसके कजन्स मौजूद हैं, जिनको देखकर वो पूछने लगी कि इतनी रात को क्या खैरियत है। जिस पर वो कहने लगे कि तुम खुद तो कभी हमसे मिलने के लिए आती नहीं हो, 2 हफ्तों से तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हुई तो सोचा कि हम तुमसे मिलने के लिए आ जाएं। देखो हम अपने साथ कितने ज्यादा स्नैक्स और चिकन वगैरह लाए हैं। तभी उसकी कजन अपने भाई से कहने लगी कि हम कोल्ड ड्रिंक तो लाना भूल ही गए। तभी वो कहता है कि मैं अभी लेकर आता हूँ। जिस पर किम उससे कहने लगी कि तुम क्यों जाओगे, तुम लोग गेस्ट हो, तुम लोग बैठकर ये चीजें एंजॉय करो, मैं अभी तुम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाती हूँ। लेकिन उसके वहाँ से जाते ही वहाँ पर मिस्टर गू की एंट्री होती है, जो कि एक्चुअली वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। वो नॉक करता है तो किम के कजन्स दरवाजा खोलते हैं, जिनको देखकर वो काफी कंफ्यूज हो चुका था और पूछने लगा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर किम का कजन उससे कहता है कि पहले तुम बताओ, आधी रात को यहाँ पर किससे मिलने आए हो, क्या तुम किसी के घर भी इस तरह मुंह उठाकर चले जाते हो। मिस्टर केन सोचों में गुम हो चुके हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किससे मिलना है। लेकिन गू की नजर किम के कजन के हाथों में मौजूद बिल्ली पर थी। वो इस बिल्ली को बहुत अच्छे से जानता था। आखिर इस बिल्ली को वो कैसे भूल सकता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने ही ये बिल्ली उसको दिखाई थी और उसको बताया था कि वो इससे बहुत प्यार करती है। तभी वो उसकी कजन को अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगा और मन ही मन में कहने लगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पिछले इतने सालों से मैं एक बेवफा लड़की के पीछे ख्वार हो रहा हूँ। एक ऐसी लड़की जो आधी रात को भी फ्लैट में किसी भी लड़के के साथ रह लेगी और उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बिजनेस में कभी कोई शिकस्त ना दे सका। लेकिन एक लड़की कितने आराम से मेरे दिल को तोड़कर चली गई। लोगों के लिए दूसरों को धोखा देना कितना आसान होता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक्चुअली वो बुरी तरह से हर्ट हो चुका था और अब उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जबकि दूसरी तरफ किम कोल्ड ड्रिंक्स लिए अपने फ्लैट की तरफ जा रही थी, तभी उसको गू का मैसेज आता है जो उससे कह रहा था कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। वो पूछने लगी कि क्यों, इसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन जल्द ही उसको एक्नॉलेज होता है कि वो ये सच ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती और सोचने लगी कि मैं तो वैसे भी इसके साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। अच्छा हुआ इसने ही पहल कर दी और उससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। तभी उसकी नजर सामने खड़े गू पर पड़ती है जो कि अपने फ्रांस डस्टबिन में फेंक रहा था। वो गू से पूछने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर वो कहने लगा कि मैं किसी काम से आया था। वो किम को कॉफी देते हुए उसे कहने लगा कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम इसे रख सकती हो, लेकिन अगर इससे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई इशू हो तो तुम इसको डस्टबिन में फेंक देना। जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली आज मेरा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन इस बात से मिस्टर कू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उसे गुड बाय करते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में किम अपने ऑफिस आती है तो यन पहले ही वहाँ पर उसके वेलकम के लिए मौजूद थी और उससे पूछने लगी कि तुम कल कहाँ थी, क्या तुम नहीं जानती कि बिना लीव के तुम्हें एब्सेंट होने की परमिशन नहीं है। किम उससे कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पसंद करूंगी और ना ही तुम्हें कोई कंसर्न होना चाहिए कि मैं कहाँ थी। तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मेरे रास्ते में मत आया करो। लेकिन यन तो जैसे इस सब के लिए बिल्कुल रेडी थी। तभी उससे कहने लगी, मैंने तुम्हें फायर कर दिया है, ये पेपर पकड़ो, HR डिपार्टमेंट में जाकर इसे साइन करो और यहाँ से निकलने की करो। मुझे आइंदा तुम्हारी शक्ल इस ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए। किम उससे कहने लगी कि क्या हो गया है, तुम छोटी सी बात को इतना एक्सैजरेट क्यों कर रही हो, मुझे फायर करने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तुम जानती हो मुझे इस जॉब की जरूरत है। लेकिन यन की सुई तो जैसे अपनी बात पर ही अटक गई थी। तभी उससे कहने लगी, मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं सुनी, यहाँ से निकलने की करो, मुझे अपनी शक्ल दोबारा बिल्कुल भी मत दिखाना। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो गार्ड्स को बुलाकर कहने लगी कि इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो, अब इसको हम फायर कर चुके हैं, इसलिए इस कंपनी में इसकी कोई जगह नहीं। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आकर किम को बाहर निकालने लगे, जबकि किम खुद को उनसे बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वहाँ पर मिस्टर गू भी आ चुके थे। वो आते ही कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्या ये ऑफिस है या कोई मछली मंडी। तभी यन कहने लगी कि इस लड़की को मैंने फायर कर दिया है क्योंकि ये कल ऑफिस नहीं आई थी। मिस्टर गू से कहने लगे कि एक्चुअली ये कल ऑफिस आई थी और फिर इसको किसी ने वॉशरूम में बंद कर दिया था या फिर शायद ये खुद ही वॉशरूम में बंद हो गई थी, यही वजह थी कि ये दोबारा ऑफिस अंदर ना आ सकी। इसी दौरान PA सबको CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें यन को देखा जा सकता है जो किम को लॉक करने के बाद उस पर पानी फेंकती है और फिर छुपकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इस तरह सिर्फ किम और गू ही नहीं बल्कि सारा स्टाफ भी जान चुका था कि इस सब कारस्तानियों के पीछे एक्चुअली यन का हाथ है। तभी किम मुझसे पूछने लगी कि क्या ये सब कुछ तुमने किया था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। तभी मिस्टर गू कहने लगे कि मैं इस लड़की को फायर करता हूँ। जिस पर वो कहने लगे कि आप मुझे कैसे फायर कर सकते हैं, क्या आप भूल चुके हैं कि मेरी फैमिली ने आपको किस वक्त लोन दिया था जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप हमारा यह
एहसान कैसे भूल सकते हैं। तभी मिस्टर गू कहने लगा, बस बहुत हो गया। एक ही चीज को लेकर तुम बार बार मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती और ना ही तुम मेरा नाजायज फायदा उठा सकती हो। अब बात बहुत आगे जा रही है, मैं तुम्हें इस ऑफिस में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। किम हालात की नजाकत को समझ चुकी थी, तभी उनसे कहने लगी कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें बात को इतना ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बस मैंने इसको माफ कर दिया, लेकिन प्लीज आइंदा कभी भी मेरे साथ ऐसे मत करना। मिस्टर गू के डर के मारे यन कहने लगी कि ठीक है, मैं आइंदा कभी भी ऐसे नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मिस्टर गू कहाँ इतनी आसानी से उसे जाने दे सकते थे। तभी उसे कहने लगे, मैं तुम्हें इतनी भी आसानी से माफ नहीं करने वाला, और अपने एचआर मैनेजर से कहते हैं कि इसकी सैलरी के अलावा इसके सारे बोनसेस काट लो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो हरकत यन ने की थी उसके लिए मिस्टर गू से कहने लगे कि तुम्हें 2000 वर्ड्स का एक अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं वो लिखने के लिए राजी हूँ। सब लोग वहाँ से जा चुके थे, तभी किम मिस्टर गू की सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक्स कहती है, जिस पर वो कहने लगे कि क्या तुम सिर्फ एक थैंक्स से इस पूरे मामले को दबाना चाहती हो। तभी वो एक कैंडी देते हुए कहने लगी कि ये मेरी तरफ से आपकी ट्रीट हो गई। पीच फ्लेवर कैंडी देखने के बाद मिस्टर गू सोचने लगे कि इस लड़की के लाइक्स और डिसलाइक्स बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की जैसे हैं। उसको भी पीच फ्लेवर बहुत पसंद था। मूवी आगे बढ़ती है तो हम किम को देखते हैं, जो कि इस वक्त मिस्टर गू के साथ ऑफिस के पार्किंग लॉट में मौजूद थी। वो दोनों गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि अचानक से वहाँ पर वो लोग दोबारा आ जाते हैं। वहाँ पर आने वाले कोई और नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट का ठेकेदार था, जो कि अपने बेटे शैन के साथ वहाँ मौजूद था। वहाँ पहुँचते ही शैन उनके पाँव पड़ जाता है और मिस्टर गू से कहने लगा कि प्लीज हमें माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, वरना मैं कभी भी वो हरकत ना करता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। शैन के डैड भी मिस्टर गू से माफी मांगने लगे, जिस पर वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे बेटे ने ही मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, बल्कि खुद तुमने भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने एक ऐसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तुम्हारे हवाले की जिसकी वर्थ हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लेकिन तुमने उसमें इतना गंदा मटेरियल यूज किया कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। मैं कोई कल का बच्चा नहीं बल्कि एक मंझा हुआ बिजनेसमैन हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे धोखा दे दोगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं लास्ट टाइम तुम दोनों को वार्न कर रहा हूँ, अगर आइंदा मुझे तुम लोगों की शक्ल इस शहर में नजर आई तो मैं तुम दोनों बाप बेटे पर फ्रॉड का केस कर दूंगा। इसके साथ ही वो गार्ड से कहने लगे कि इन दोनों को बाहर फेंकवा दो। लेकिन वहाँ से जाने से पहले शैन किम की रिक्वेस्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ने लगा। तभी मिस्टर गूस को पीछे की तरफ धकेलते हुए अपने करीब करता है और उससे कहता है कि तुम्हें इन दोनों बाप बेटे से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, मेरे होते हुए ये तो क्या कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जबकि दूसरी तरफ बाहर आने पर शैन अपने डैड से कहने लगा कि आपका बॉस एक बहुत ही घटिया इंसान है, देखे हमने कितनी हम्बिलिटी दिखाई, उसके पाँव तक पड़ गया मैं, लेकिन वो हमें माफ करने के लिए राजी ही नहीं है। जिस पर उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगे कि घटिया वो नहीं बल्कि तुम हो, मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम जैसा इंसान मेरा बेटा बना। अच्छी खासी मेरी जॉब चल रही थी, इतना अच्छा मेरा काम हो रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन तुम पैदा हुए थे, काश तुम पैदा ही ना होते। ये बोलकर शैन के डैड वहाँ से चले गए तो अचानक से वहाँ पर यैन आ जाती है, जो शैन से कहने लगी कि क्या तुम वापस अपना काम हासिल करना चाहते हो। सीन शिफ्ट होता है तो हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थे। तभी उनके पास उनके पीए आते हैं, जो उनसे पूछ रहे थे कि आज आपको एक ऑफिशियल पार्टी में जाना होगा, क्या हमेशा की तरह मैम यान ही आपके साथ जाएंगी। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, बल्कि ऐसा करो सेक्रेटरी किम को बोलो वो तैयार हो जाए, मैं उसको अपने साथ लेकर जाना चाहूंगा। ये वहाँ से चला गया। तभी गू सोचने लगा कि वो एक कैपेबल लड़की है और अब वो सिंगल भी है तो कोई इशू भी नहीं होना चाहिए। जबकि पीए थोड़ी देर में किम के टेबल पर उसका ड्रेस रखे जा रहा था, तभी ये देखते हुए यान को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगी कि हमेशा मैं ही मिस्टर गू के साथ जाती हूँ, तो आज ये लड़की क्यों। और यही बात जब उसने पीए से कही तो वो कहने लगा कि ये हमारी अरेंजमेंट्स हैं और हम जिसे चाहे चूज कर सकते हैं। अब तो यान का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा और वो सोच रही थी कि ये लड़की दिन ब दिन मेरी पोजीशन छीनने की कोशिश कर रही है। यकीनन मुझे इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा, वरना इसको कुछ ज्यादा ही पर लग सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ गू इस वक्त किम का ही वेट कर रहा था, जो कि तैयार होने के लिए गई थी, लेकिन जब वो तैयार होकर बाहर आई तो गू उसको देखता ही रह गया। वो मिस्टर गू के पास आकर उन्हें बताने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी फील हो रही है, जिस पर वो उसको डांटते हुए कहने लगे कि तुम्हें पता होना चाहिए आज तुम किस कंपनी को प्रेजेंट कर रही हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है। किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से अपना फंक्शन खराब नहीं होने दे सकता और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी का इमेज खराब करो। दरअसल ये सब किया धरा यैन का था। वो अच्छे से जानती थी कि किम को पॉलन से एलर्जी है और इसी बात को उसने किम के अगेंस्ट यूज किया। अपने इस हरकत पर वो काफी खुश थी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आज यकीनन मिस्टर गू को बहुत प्राउड फील करवाने वाली है। सीन शिफ्ट होने पर हम किम को देखते हैं, जो मिस्टर गू के साथ गाड़ी में मौजूद थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इचिंग फील हो रही थी। तभी वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्क्रैच कर रही थी। एक्चुअली हर गुजरते वक्त के साथ उसकी एलर्जी बढ़ती ही जा रही थी। मिस्टर गू को नोटिस करते हैं तो वो तो हैरान ही
रह गए और उससे कहने लगे ये तुमने अपना क्या हाल कर दिया है। और ड्राइवर से कहने लगे कि फंक्शन को रहने दो, मुझे लगता है कि पहले हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, तुम जल्दी से किसी अच्छे से हॉस्पिटल चलो, इसकी तबीयत खराब होती जा रही है। वो किम को एक दफा फिर खुद को स्क्रैच करने से रोकने लगे। किम की तबीयत खराब हो रही थी और वो मिस्टर गू के करीब होने लगी, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ किम की गैर मौजूदगी में येन उसके ऑफिस में पहुंचकर उसके लैपटॉप को ऑपरेट कर रही थी। यही वजह थी कि वो किम के सारे सीक्रेट्स जान चुकी थी। लैपटॉप में मौजूद गू की पिक्चर्स को देखते ही उसे आइडिया हो चुका था कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू है, क्योंकि उसके फिटनेस एरिया को वो एक सेकंड में पहचान गई थी। अब वो सोच रही थी बस किसी तरह पता चल जाए कि कैफेटेरिया आंट का किम से क्या ताल्लुक है, तो फिर मैं उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो मिस्टर गू इस वक्त किम के साथ हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर ने उनको बताया कि आप इनको टाइम पर ही हॉस्पिटल ले आए, इसलिए इनको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ये ठीक हो जाएंगी, परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर के जाते ही किम अपोलोजाइज करने लगी कि मेरी वजह से आपका सारा फंक्शन का प्लान खराब हो गया, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम खुद को स्क्रैच क्यों कर रही हो, प्लीज इस तरह करना बंद करो। स्क्रैचिंग से मना करने के लिए गू किम का हाथ पकड़ने लगा, तभी वो देखता है कि उसके हाथ के बैक साइड पर एक मोल मौजूद है। तभी गू उसे कहने लगा कि एक्चुअली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के हाथ पर भी एक मोल मौजूद था। वो उसे पूछने लगा कि कहीं तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं, जिस पर वो कुछ बताने से पहले सोच रही थी कि मुझे क्या कहना चाहिए। उसने फैसला कर लिया था कि मैं इसको सच बताऊंगी। तभी मिस्टर गू को एक मैसेज आता है तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट हुई, लेकिन मैसेज देखने के बाद जब वो दोबारा उससे पूछने लगा तो किम कहने लगी कि नहीं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनते ही गू उसे कहने लगा कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए था, तुम आराम करो, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन उनके जाते ही किम ने डिसाइड कर लिया था कि कल मैं इनको ऑफिस में जरूर बताऊंगी कि इनकी एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि खुद मैं ही हूँ। नेक्स्ट सीन में गर्लफ्रेंड का मैसेज आने पर गू से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। वो बहुत बेताब था ये देखने के लिए कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन आगे बढ़ने पर उसको पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि येन है। वहाँ पर येन मौजूद थी, जिसको देखकर गू को बहुत अजीब लगा और उसे पूछने लगा कि क्या तुम वही हो जो मुझसे बात करती थी। येन उनसे कहती है कि क्या आप हेड ऑफ सिक्योरिटी है। एक्चुअली उसका अकाउंट हेड ऑफ सिक्योरिटी के नाम पर था, जिस पर गू कहने लगा कि हाँ वो मैं ही हूँ। इसके जवाब में येन उसे कहती है कि एक्चुअली मेरा अकाउंट जो कि कैफेटेरिया आंट के नाम पर था वो किसी ने हैक कर लिया और उसी ने आपके साथ ब्रेकअप किया। मैं आपके साथ बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं करना चाहती, क्या हम दोनों दोबारा से पैचअप कर सकते हैं। जिस पर गू उसे कहने लगा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ पैचअप करने के लिए राजी हूँ। तभी वो कहती है कि एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हम दोनों वीचैट पर बात करें, हमारा अकाउंट हैक हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और गू उसकी ये शर्त मानने के लिए भी बिल्कुल रेडी था। जबकि दूसरी तरफ ऑफिस में बैठी हुई किम इस बात की प्रैक्टिस कर रही थी कि वो किस तरह गू के सामने कन्फेस करेगी कि वही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। उसे अपना कोई भी अंदाज सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था। तभी न सिर्फ वो बल्कि उसके सारे कोलीग्स देखते हैं कि गू के साथ वहाँ पर वैन आती है। वो दोनों न सिर्फ एक साथ थे बल्कि दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए थे। तभी वैन सबसे कहने लगी कि हम दोनों आज से एक साथ हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर किम को जो शौक लगा वो वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। तभी वैन एक दफा फिर सब लोगों को बताती है कि एक्चुअली हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों को एक साथ देखने की आदत डालो। उन दोनों को देखकर सभी कोलीग्स बातें करने लगे और कहने लगे तो अच्छा, मिस्टर प्रेसिडेंट की न्यू गर्लफ्रेंड मिस वैन है। गू को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी वो कहने लगा कि ऑफिस रोमांस की परमिशन मैं अभी किसी को नहीं देता। तभी वैन कहने लगी कि चलो आपके ऑफिस में चलते हैं। जबकि उनके जाने के बाद किम सोचने लगी तो अच्छा, तो इसने इस लड़की की वजह से मेरे साथ ब्रेकअप किया और मैं पता नहीं क्या समझती रही। मैं अभी इसको मैसेज करके बताती हूँ कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। लेकिन भला वो मैसेज कैसे करती। तभी उसको पता चलता है कि गू ने उसको ब्लॉक कर दिया है और अब तो जैसे उसको किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम गू को देखते हैं जो कि येन के साथ अपने ऑफिस में मौजूद था। येन उसके करीब जाने लगी, तभी वो उसको रोकते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ अभी रिलेशनशिप में हूँ या नहीं ये मुझे डिसाइड करना है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं और अपनी कंपनी में मैं किसी को भी इस तरह की हरकतें करने की परमिशन नहीं दे सकता। येन उसके मजीद करीब होते हुए उससे कहने लगी कि मैं सिर्फ एक किस लेना चाहती हूँ और वैसे भी ऑनलाइन तो हम इतनी सारी बातें करते थे, लेकिन अब तुम मुझे बहुत कंजर्वेटिव नजर आ रहे हो। लेकिन गू भी अपनी बात पर कायम था और उसे कहने लगा कि मैं इन सारी चीजों के बारे में एक दफा फिर सोचना चाहता हूँ, मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए तुम बात को समझने की कोशिश करो। इसके साथ ही वह येन को उसके ऑफिस में जाने के लिए कहता है, जिस पर येन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बहुत मुश्किलों से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद किम मिस्टर गू के ऑफिस में आते हुए उन्हें फाइल्स देती है और उन्हें बताती है कि आज की मीटिंग के लिए आपको इन फाइल्स की जरूरत है। तभी गू से पूछने लगा कि क्या तुम्हें इसके अलावा कोई बात करनी है, जिस पर वो पहले तो कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन फिर कहने लगी कि एक्चुअली मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की के साथ पैचअप कर लिया है। ये सब इतने अचानक से हुआ कि मैं इस ट्रॉमे से निकल ही नहीं पा रही। जिस पर वो कहता है कि एक्चुअली उसने
बहुत गलत किया। तभी वो कहने लगी मुझे समझ ही नहीं आ सकी कि मेरे सामने एक इंसान खड़ा है या फिर डॉग। पता नहीं मैं क्यों इतनी आसानी से उसकी बातों में आ गई। मैं कभी मैच्योर नहीं हो सकती। कोई भी मुझे आराम से धोखा देकर आगे बढ़ जाता है। किम अपने ऑफिस में आकर अभी बैठी ही थी कि उसके पास यंग आते हुए उसे अपना ब्रेसलेट दिखाकर कहने लगी कि देखो ये पर्ल्स का है। ये इंतहाई एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या तुम जानती हो गू मुझसे कहता है कि जब तक मैं इसे पसंद करती हूँ तो इसकी कीमत मेरे आगे कुछ भी नहीं। क्या तुम जानती हो इसकी कॉस्ट 8 मिलियन युआन है। लेकिन किम को इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसको गुस्सा आने लगा और उसे कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो। तभी किम कहने लगी मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो तुम्हें क्या देता है और तुमसे क्या कहता है। अगर तुम अपनी लाइफ में इतनी ही खुश हो तो यहाँ मुझे परेशान करने के लिए क्यों आ जाती हो। तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली तुम्हारे टूटे हुए ख्वाबों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी उनके एक और कोलीग कहने लगी कि जो छोटी लड़कियां इसकी तरह बड़े बड़े सपने देखती हैं, हम उनकी किस्मत में सिर्फ एक ही वर्ड लिखते हैं और वो है रिग्रेट का। किम उससे कहने लगी कि अगर तुम्हारे पास वर्क रिलेटेड कोई बात है तो जल्दी से करो और यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मिस्टर गू ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। वो चाहते हैं कि तुम मिस्टर जैंग से मिलने के लिए होटल जाओ और उनके साथ हमारी कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट डिस्कस करो। तभी किम कहने लगी कि ये सब उन्होंने कब कहा, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर यांग कहती है कि एक्चुअली हम दोनों ऑफिस में इंटीमेट हो रहे थे और तभी उन्होंने मुझे ये बात कही। इससे आगे की बात सुनना किम के लिए बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं था। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, अगर उन्होंने कहा है तो मैं मिस्टर जैंग से मिलने के लिए चली जाऊंगी, इससे ज्यादा कुछ भी मत कहना। जबकि उसके जाने के बाद यैन कहने लगी कि आज मैं तुम्हारे साथ जो करने वाली हूँ वो तुम्हारी 7 नस्लें भी नहीं भूल सकती। उसके बाद तुम हमेशा याद रखोगी कि यैन कौन थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि अपने पीए से कह रहा था कि किम को ऑफिस में बुलाओ, मुझे उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। तभी पीए कहने लगा कि आपके कहने पर वो जा चुकी है। गू पूछने लगा कि मेरे कहने पर क्या मतलब है, मैंने तो उसे कहीं भी नहीं भेजा। तभी पीए कहने लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड ने उसे कहा था कि आपके कहने पर वो मिस्टर जैंग से मिलने चली जाए और इस वक्त वो उन्हीं से मिलने के लिए एक होटल में गई हुई है। और ये सुनकर गू के तो जैसे कानों से धुआं ही निकल आया। तभी वो अपने पीए से कहने लगा तुम अच्छे से जानते हो कि मिस्टर जैंग एक वुमनाइजर है, उनके साथ डीलिंग के लिए हम एक लड़की को कैसे भेज सकते हैं, क्या तुम उन्हें नहीं जानते। तभी वो कहने लगा एक्चुअली ये सब कुछ आपकी गर्लफ्रेंड के कहने पर हुआ है। और इसी बात ने गू का गुस्सा पहले से भी ज्यादा कर दिया। तभी वो कहने लगा मैं तुम्हें बता दूं वो लड़की सिर्फ यहाँ पर हमारी फैमिली टर्म्स की वजह से मौजूद है, उसकी किसी बात पर भी यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त मिस्टर जैंग के साथ मौजूद थी और उनसे कह रही थी कि हमने सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली है, मुझे लगता है कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। और इसके जवाब में मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहने लगा कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र कर लो, हमें एक दूसरे को जानने तो दो। किम अभी ठीक से उनकी बातों को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाई थी कि वहाँ पर मिस्टर जैंग की वाइफ आ जाती है जो उससे कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उसको देखते ही मिस्टर जैंग जल्दी से पांतरा बदलने लगे और अपनी वाइफ से कहने लगे कि देखो जरा इस लड़की को, इसको मिस्टर गू ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए भेजा है, लेकिन ये यहाँ पर मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। कब से ये मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो तो मैं हूँ जो इसे घास नहीं डाल रहा, वरना अब तक ये पता नहीं क्या से क्या कर चुकी होती। और ये सुनते ही उसकी वाइफ आगे बढ़ते हुए उसको थप्पड़ मारते हुए कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की। इतने में वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं जो आते हुए उनसे कहने लगे कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी भेजी हुई लड़की पर हाथ उठाने की। इसके जवाब में वो दोनों उनसे कहने लगे कि एक्चुअली तुम्हारी भेजी हुई लड़की बहुत ही कैरेक्टरलेस है, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि प्रोफेशनल कैसे रहना चाहिए। हमारी डीलिंग के लिए अगर आप अपने स्टाफ में से ऐसी ही लड़कियां भेजते रहे तो बहुत मुश्किल है कि हमारी चीजें स्मूथली चल सके। और वैसे भी क्या आप मेरे हस्बैंड को जानते नहीं, वो एक मिलियनर है और वो इस तरह की लड़कियों को मुंह कहाँ लगाते हैं, लेकिन ये लड़कियां कभी भी बाज नहीं आती। बस जहाँ ज्यादा अमीर इंसान देख लिया वहाँ पर अपने डोरे डालना शुरू कर देती हैं। तभी किम कहने लगी कि एक्चुअली मिस्टर गू ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आदमी मुझे हैरास कर रहा था, ये मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो इनकी वाइफ आके थी, इन्होंने सारी चीजों को लेकर मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया। तभी मिस्टर गू कहने लगा कि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिस्टर जैंग उससे कहने लगे मुझे नहीं लगता कि एक सेक्रेटरी के लिए आपको मेरे साथ अपना रिलेशन खराब करना चाहिए, इसलिए इन सारी चीजों पर पत्थर रखे और इस बात को यहीं पर खत्म कर दे, वरना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनते ही मिस्टर जैंग की वाइफ उसे डांटते हुए कहने लगी ये तुम क्या ऑल फॉल बक रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि इनकी कंपनी के साथ हमारी डील कितनी इंपॉर्टेंट है और फिर एक सेक्रेटरी के लिए ये क्यों एक डील कैंसिल करेंगे। जल्दी से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दो ताकि ये साइन करें। तभी किम उनसे कहने लगी कि सर प्लीज जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर ले, इतनी छोटी सी बात के लिए इनके साथ डील कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, वरना हमारी कंपनी को बड़ा नुकसान होने वाला है। मिस्टर जैंग गू को पेपर्स देता है जिनको वो फाड़ते हुए कहने लगा कि मेरे लिए
अपने एम्प्लॉयज की इज्जत से ज्यादा कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं। आखिर तुम्हें क्यों लगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ डील जारी रखूंगा? तभी मिस्टर जैंग उससे कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रहे हो। या तो तुम भूल चुके हो कि मेरी वर्थ क्या है, या फिर शायद तुम्हें आइडिया ही नहीं कि मेरे साथ डील कैंसिल करने के बाद तुम्हारी कंपनी को कितना नुकसान होने वाला है। जिस पर गु कहता है कि ये सब चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती। तभी मिस्टर जैंग कहने लगे कि अब मैं जिसके साथ डीलिंग करने वाला हूँ तुम सिर्फ देखते ही रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें आइडिया ही नहीं कि मेरी कंपनी कितनी पीक पर चल रही है। लेकिन अचानक से मिस्टर जैंग को कॉल आती है कि आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, क्योंकि आपके अकाउंट में अब कुछ भी नहीं बचा। और ये सब सुनने के बाद उनके तो जैसे मुंह से चीख ही निकल गई, जबकि गु प्राउडली किम को हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ वहाँ से चलने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होने पर वो दोनों एक साथ मौजूद थे। तभी मिस्टर गु से पूछने लगे कि क्या इसके अलावा तुम्हें कोई इंजरी आई, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर गु के हाथ पर हाथ रखते हुए उसे कहने लगा कि अपने चेहरे से हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। और तभी वहाँ पर जैन आ जाती है, जो ये सब देखने के बाद कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। वो उसे कहने लगा, कुछ भी नहीं हो रहा, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, मैं सिर्फ उसकी केयर कर रहा हूँ। जिस पर वो कहने लगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ, तुम किसी और की केयर क्यों कर रहे हो। के साथ ही यन किम की तरफ बढ़ते हुए उसे थप्पड़ मारने लगी। तभी गु उसको रोकता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये पहले मिस्टर जैंग को सीड्यूस करती रही और अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। और इस बात पर किम उसे कहने लगी कि वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम कैसे जानती हो, ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई, यकीनन तुम्हारा मिसेस जैंग के साथ कॉन्टैक्ट है, तुम्हारी वजह से मैं वहाँ गई, जबकि मुझे मिस्टर गु ने वहाँ जाने के लिए नहीं कहा था। तभी यन कहने लगी कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं जो कहूँ ये वही कहते हैं। यन की ये बात किम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी वो गु से कहने लगी कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स के लिए किसी और को खतरे में मत डाला करें, मैं आपके लिए कुर्बान नहीं हो सकती। किम के वहाँ से जाने के बाद यान गुन से कहने लगी कि ये एक सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी होकर ये आपसे किस लहजे में बात करके गई है। तभी वो कहने लगा कि उसकी बात बिल्कुल सही है, क्या जरूरत है तुम्हें मेरे नाम पर लोगों से झूठ बोलने की। तभी वो कहने लगी कि मेरी और आपकी बात एक ही जैसी है, मैंने बोल दिया या आपने बोल दिया एक ही बात है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन गू को जैसे अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी। तभी उससे कहने लगा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हो, वही हो ना जिससे मैं बात किया करता था, जो मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी। तभी वो कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं वही हूँ, तुम इस तरह मुझ पर शक नहीं कर सकते, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। तभी गु उसके आगे हार मानते हुए उससे कहने लगा कि ठीक है, लेकिन आइंदा मुझे इस तरह से सबके सामने शर्मिंदा मत करना। सीट शिफ्ट होता है तो किम ऑफिस के बाद बाहर जा रही थी। तभी उसका सामना गु और उसके पीए से होता है। पीए उसको पुकारने लगा। तभी वो कहती है कि मैं ऑफ ड्यूटी हूँ और वहाँ से चली गई। किम वहाँ से चली गई। तभी पीए कहने लगा, ऐसे लगता है जैसे आज ये काफी बुरे मूड में है। तभी गु कहता है कि एक्चुअली इसका मूड हमेशा ऐसे ही रहता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि किम एक लड़के के साथ खड़ी है। तभी गु और उसका पीए उनके पास चला गया। गु से कहने लगा कि क्या अगर तुम्हें बुरा न लगे तो इसको इंट्रोड्यूस कराना पसंद करोगी। किम बियांग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगी कि ये बियांग है, ये मेरा फ्रेंड है और कॉलेज में मेरा सीनियर था। और इसके साथ वो बियांग से कहने लगी कि ये मिस्टर गु है और ये मेरे प्रेसिडेंट है। बियांग मिस्टर गु से मिलते हुए उसे कहने लगा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। जिस पर वो कहता है कि सॉरी, पर मैंने आपके बारे में कभी भी कुछ नहीं सुना। किम कहने लगी कि एक्चुअली मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करती, इसलिए आपके सामने कभी बियांग का जिक्र नहीं किया। और इसके साथ ही वो बियांग को ऑफर करती है कि हम एक अच्छी सी जगह पर जाकर कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों चले गए। तभी गु अपने पीए से कहने लगा कि इसने जिस जगह का नाम लिया है जल्दी से उसके बारे में पता लगाओ, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। मूवी के नेक्स्ट सीन में किम बियांग के साथ एक मॉल में मौजूद थी, जबकि गु अपने पीए के साथ उनका पीछा कर रहा था। तभी उनका पीए उससे कहने लगा कि क्या आपको नहीं लगता ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। किम बियांग से पूछने लगी कि तुम चाइना वापस कब आए और कितने टाइम के लिए आए हो। जिस पर वो कहता है कि एक्चुअली मैं कल ही आया हूँ और यहाँ 15 दिनों के लिए आया हूँ। बियांग की नजर उन दोनों पर पड़ने ही वाली थी। तभी वो दोनों अचानक से छुपते हुए एक दूसरे के काफी करीब हो गए। तभी उसका पीए उससे कहता है कि आपके हाथ काफी गर्म है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक से बियांग को कॉल आती है तो वो किम से कहने लगा कि एक्चुअली मुझे जाना होगा, थोड़ी इमरजेंसी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम डिनर पर जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही गु अपने पीए से कहता है कि अब तुम भी अपने घर जा सकते हो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई। और ये सुनते ही उसका पीए अपनी बचपन की सहेली को गले मिलते हुए वहाँ से जाने लगा। नेक्स्ट सीन में किम अपने लिए शूज खरीदने के लिए एक शॉप के अंदर जाती है, जहाँ पर सेल्स गर्ल उसके पास आकर उससे कहने लगी कि ये शॉप तुम्हारी औकात से बाहर है, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ, मेरा टाइम ज़ाया करने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि अगर अच्छा मशवरा चाहती हो तो मैं तो कहती हूँ कि इस मॉल के बाहर जो स्टॉल्स लगे हैं वहीं से कुछ खरीद लो। किम उन्हें बताती है कि एक्चुअली ये सारी चीजें मेरे लिए अफोर्डेबल है और मैं यहीं से खरीदना चाहती हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि मैं तुम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा फेस कर चुकी हूँ, जो थोड़ी देर के लिए इस तरह की शॉप से घुस आती है सिर्फ इसलिए ताकि वो रिच लग सके, लेकिन
मैं तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए बाहर निकल जाओ। अचानक से वहाँ पर मिस्टर गू की एंट्री होती है, जिसको देखते ही सेल्स गर्ल उसके पास जाकर उसे कहने लगी कि क्या आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई शूज चाहिए। गू कहने लगा कि हाँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शूज चाहिए। तभी सेल्स गर्ल पूछने लगी कि आपकी गर्लफ्रेंड के पाँव का नंबर क्या है, और ये सुनते ही वो किम से पूछने लगा कि तुम्हारे पाँव का नंबर क्या है, जिस पर वो कहती है कि 37। सेल्स गर्ल जूते लाती है तो गू उसको पहनाने के लिए खुद नीचे बैठकर उसको शूज पहनाता है। बाहर निकलकर किम उसे थैंक्स कहती है, जिस पर वो कहने लगा कि थैंक्स की कोई बात नहीं, ऐसा बॉस मैं अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ और इसके लिए मुझे किसी के थैंक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक से किम की नजर बिल्ली के एक पोस्टर पर पड़ती है, तो वो भागते भागते उस पोस्टर के पास चली गई और एक्साइटिंगली कहती है कि देखो ये बिल्ली कितनी क्यूट है। तभी वो पूछने लगा कि क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद है, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये इस दुनिया की सबसे क्यूट क्रिएचर है। गू को याद आता है कि यही बात एक दफा उसकी ऑनलाइन फ्रेंड ने भी कही थी। तभी वो किम से पूछने लगा कि क्या तुम किसी कैफेटेरिया आंट को जानती हो, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ। हमारे कॉलेज की कैफेटेरिया में एक आंट होती थी जो कि स्क्रम्बल एग्स बहुत अच्छे से बनाती थी और मैं उनको हमेशा याद रखूंगी। क्या तुम मुझसे उनके बारे में पूछ रहे थे, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैफेटेरिया आंट मेरी एक फेसबुक फ्रेंड का यूजर नेम था, मुझे लगा कि शायद वो आईडी तुम्हारे पास हो, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं है। इसके साथ ही किम उसे गुड बाय कहती है, लेकिन वहां से जाते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि मैं दोबारा किसी के साथ रिलेशनशिप का गेम नहीं खेल सकती, क्योंकि मैं दोबारा अपना दिल नहीं तोड़ना चाहती। नेक्स्ट सीन में हम येन को देखते हैं, जिसको गू और किम की पिक्चर्स रिसीव होती हैं, जिसको देखते ही उसको बहुत गुस्सा आने लगा और वो पिक्चर सेंड करने वाले को मैसेज करके कहती है कि इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखो, और मन ही मन में कहने लगी कि जब तक ये लड़की जिंदा है तब तक मैं गू को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। अगले सीन में हम किम को देखते हैं, जो कि अपने घर जा रही थी और गू उसका पीछा कर रहा था। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और गू से कहती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं चाहते, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है जो तुम्हारा वेट कर रही होगी, अगर तुम इस टाइम तक यहाँ पर हो तो क्या उसको बुरा नहीं लगता। तभी वो सोचने लगा कि इसकी बात सही है, जब मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो इसके पीछे क्यों ख्वार हो रहा हूँ, मुझे अपने घर जाना चाहिए। और ये सोचते ही वो वहाँ से चला गया। लेकिन अचानक से दो गुंडे वहाँ पर किम को मारने के लिए आते हैं और उनसे खुद को बचाने के लिए किम काफी देर तक भागती रही, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो देखती है कि सामने से गू आ रहा है, जो उन दोनों को मारकर उसको बचाने लगा। दोनों गुंडों को मार भगाने के बाद वो किम के पास आते हुए उसे तसल्ली देने लगा और उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो भी आगे बढ़ती है तो हम गू को देखते हैं, जो अपने घर आया तो उसकी नजर वहां पर बैठी हुई येन पर पड़ती है। तभी वो उसके पास आकर उसे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन येन उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और उसे कहने लगी, मैं सारा दिन सारी रात तुम्हारा वेट करती रहती हूँ, तुम पता नहीं कहाँ फिरते रहते हो। वो गू को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है, जिस पर वो मना कर देता है, लेकिन वो फोर्स करने लगी तो गू को एक सिप लेना ही पड़ा। लेकिन पीने के बाद उसको एक्नॉलेज होता है कि इसमें एक्चुअली ड्रग्स थी। अब गू अपने होश में नहीं था और इसी बात का फायदा येन उठाने वाली थी, लेकिन बिल आखिर गू उसको धकेलते हुए उसे पीछे करता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे करीब मत आया करो। येन उसे कहने लगी, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ किम बियांग के साथ मौजूद थी, जो उसको अपने साथ ड्रिंक के लिए चलने के लिए कह रहा था। अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते हुए गू पर पड़ती है, जिसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो गू को संभालने लगी, तभी बियांग उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, तुम अभी अपने घर जाओ, मैं इसको अकेले हैंडल कर सकती हूँ। बियांग वहाँ से जा चुका था। तभी गू किम के करीब होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे के करीब तर होते गए। नशे में धुत गू को बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। उन दोनों के बीच एक खूबसूरत रात गुजरती है। सुबह होने पर जब किम की आंख खुली तो उसको आइडिया हो चुका था कि कल रात क्या कुछ हुआ होगा। तभी वो सोचने लगी कि मिस्टर गू ऑलरेडी येन के साथ रिलेशनशिप में है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन दोनों के रिलेशनशिप को खराब करना चाहिए। कल रात हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, मुझे उसको एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाना चाहिए, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। ये सोचते ही वो गू को वहाँ सोता छोड़कर वहाँ से छुपकर जाने लगी। जबकि उसको वहाँ से जाता येन देख चुकी थी और सोचने लगी कि मैं सारी रात इस लड़के का वेट करती रही और उसको देखो, वो यहाँ पर इस लड़की के साथ रंग रलियां बनाता फिर रहा है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब जरा तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और ये सोचते ही वो जल्दी से आकर किम की जगह पर लेट गई। एक्चुअली वो गू को ऐसा फील करवाना चाहती थी जैसे उसने सारी रात इसके साथ गुजारी हो। जब गू की आंख खुलती है तो उसकी नजर अपने साथ बेड पर मौजूद चैन पर पड़ती है। तभी वो चीखते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो कहने लगी कि वही हुआ जो एक लड़के और लड़की के बीच में होता है, आखिर तुम मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। जिस पर गू से कहता है कि ऐसी हरकतें मत करो कि मैं तुमसे नफरत करने पर मजबूर हो जाऊं। गू वहाँ से जाने लगा। तभी येन सोचती है कि हमारे बीच में आने वाली हर एक चीज को मैं खत्म कर दूंगी।
और आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि तुम मेरे हो जाओ। नेक्स्ट सीन में किम अपने काम में मसरूफ थी, तभी गू उसके पास आकर उससे पूछने लगा कि क्या कॉन्फ्रेंस की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जिसके जवाब में किम कहती है कि हाँ, मैंने सारी चीजें देख ली हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और मैंने कंटेंट को भी डबल चेक कर लिया है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी गू उसको बताता है कि एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इसमें कोई भी गड़बड़ हो और मेरी कंपनी का इमेज खराब हो, इसलिए हर चीज आराम और ध्यान से करना। उनकी कन्वर्सेशन अभी जारी थी कि वहाँ पर मिस्टर गू का पीए आकर उनको बताता है कि मैम किम ने जो अरेंजमेंट्स की थी वो चीजें खाने के बाद मैम येन की तबीयत काफी खराब हो गई है, वो वॉमिटिंग कर रही है और मुझे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, आप प्लीज मेरे साथ चलकर उनको देखें। वो सब येन को देखने के लिए गई तो उसकी तबीयत काफी खराब थी और वो वॉमिटिंग कर रही थी। तभी उन सब के पूछने पर उसने बताया कि एक्चुअली मैंने कुछ खा लिया था यहाँ पर। किम से पूछा गया तो वो कहने लगी कि नहीं, खाने में कोई गड़बड़ नहीं है, सभी लोग यहाँ से खा रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ तो इसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। ये कहने लगा कि नहीं, यकीनन खाने में ही कोई मसला होगा, यहाँ से खाने के बाद ही इनकी तबीयत खराब हुई है। तभी येन कहने लगी कि मुझे नहीं लगता अब हमें लड़ना चाहिए, वक्त बहुत कम है और हमें कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, अब मैं होस्टिंग नहीं कर सकती, इसलिए अपने लिए कोई और होस्ट ढूंढ लो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि मेरी जगह ये शो किम को होस्ट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड और रिस्पॉन्सिबल है। तभी वो कहने लगी कि नहीं, मैं होस्ट नहीं कर सकती। ये भी कहने लगा कि ये कैसे होस्ट कर सकती है, इसने आज से पहले कभी होस्ट नहीं किया और बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन गू को किम पर पूरा यकीन था। तभी पीए से कहने लगा इसको जल्दी से इसका ड्रेस दे दो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कर लेगी, ये काफी रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल लड़की है। वो सब वहाँ से जा चुके थे। तभी येन अपने कोलीग से कहने लगी, आज मैंने इस लड़की को जिस आग में डाला है ये जाकर भी खुद को वहाँ से नहीं निकाल पाएगी, ये दो लोगों को फेस नहीं कर सकती, कहाँ एक पूरे कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये आज सब कुछ खराब कर देगी और इसके बाद गू इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। नेक्स्ट सीन में कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने में बस कुछ ही देर था। सभी लोग स्टेज पर होस्ट का वेट कर रहे थे लेकिन स्टेज पर कोई भी मौजूद नहीं था। येन अच्छे से जानती थी कि किम इतने सारे लोगों को फेस नहीं करना चाहती और ना ही उसमें इतना कॉन्फिडेंस है। तभी वो गू से कहने लगी कि अगर उससे नहीं हो रहा तो क्या मैं चली जाऊं करने के लिए। गू से कोई भी जवाब नहीं देता लेकिन एक्चुअली खाली स्टेज को देखकर लोग बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे। अचानक से स्टेज पर किम की एंट्री होती है। न्यू गेटअप में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपनी खूबसूरती से उसने न सिर्फ स्टेज बल्कि पूरे कॉन्फ्रेंस को चार चांद लगा दिए। काफी कॉन्फिडेंटली वो सब लोगों को एड्रेस करते हुए उन्हें बताने लगी कि पूरे 3 साल की मेहनत के बाद उनकी कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसको जानकर आप सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो पिक्चर्स दिखाने लगी स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैंक पेजेस आ रहे थे। ये देखते ही सभी लोग अजीब सी बातें बनाने लगे और वो खुद भी काफी हैरान रह गई। येन सोच रही थी कि अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करती हो, जो फ्लैश ड्राइव मैंने तुम्हें दी थी उसमें कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ ब्लैंक पेजेस। लेकिन किम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हुए कहने लगी कि एक्चुअली इन ब्लैंक पेजेस को दिखाकर मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रोडक्ट्स को खुद इमेजिन करें, मैं सस्पेंस क्रिएट करना चाहती हूँ। इसके साथ ही स्क्रीन पर प्रोडक्ट्स नजर आने लगी तो वो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताने लगी कि ये प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से हो चुकी थी और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सभी लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। तभी गू उसके पास आकर उससे कहता है कि बहुत खूब, तुमने अपनी जॉब बहुत जबरदस्त की और बहुत अच्छे से सारी चीजों को हैंडल किया। तभी वो कहने लगी कि ये सब क्या था येन, तुमने मुझे खाली ड्राइव क्यों दी है। येन उससे कहने लगी ये तुम क्या बातें कर रही हो, क्या तुम मुझे फ्रेम करना चाहती हो, भला मैं तुम्हें क्यों ब्लैंक ड्राइव दूंगी। तभी किम उसको रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें येन अपने कोलीग से कह रही थी कि मैंने उसकी ड्राइव को एक ब्लैंक ड्राइव से रिप्लेस कर दिया है, अब तुम देखना सब लोगों के सामने वो कितनी एम्बेरस होने वाली है। गू येन से इसके बारे में पूछने लगा तभी वो कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये सारी रिकॉर्डिंग भी झूठी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं ऐसा कभी करना चाहूंगी। जिस पर गू से कहता है कि झूठ वो नहीं बल्कि तुम बोल रही हो, तुम हमेशा से झूठ बोलती आ रही हो और सब लोगों को धोखा दे रही हो, मुझे समझ नहीं आती तुम ऐसा क्यों करती हो। तभी वो कहने लगी कि गू मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते। ठीक है कि मैंने गलत किया लेकिन ये मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया। तभी कि उसे कहने लगी कि प्यार या सेल्फिशनेस, तुम उसके प्यार में उसके 3 साल की मेहनत कैसे खराब कर सकती हो। तुम्हें आइडिया होना चाहिए था कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गू की तो अब जैसे बस ही हो चुकी थी। तभी वो कहने लगा कि मुझे इस लड़की से नफरत होती जा रही है, तुम्हारी हरकतें मुझे तुमसे दूर होने पर मजबूर करती हैं। येन से कहने लगी कि तुम जैसे लोग कभी किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अपना फायदा और दूसरों का नुकसान ढूंढते रहते हैं। और ये सुनते ही येन उसको मारने के लिए आगे बढ़ी लेकिन मिस्टर गूस को रोकते हुए उसे कहने लगा कि इस पर हाथ उठाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा और तुम्हारा आज के बाद कोई
रिलेशनशिप नहीं। मुझे भूल जाओ तो ही अच्छा होगा। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, इसलिए मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना। मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की समझा था। मैं तुम्हें कैफेटेरिया आंट के नाम से जानता था, जिसकी हरकतें और आदतें मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन तुम उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो। और ये नाम सुनते ही किम कहने लगी कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम इसको कैफेटेरिया आंट क्यों बुला रहे हो, और उसे अपना फोन दिखाते हुए कहने लगी कि क्या तुम इस नाम की बात कर रहे हो। जिसको देखते हुए गू कहने लगा, ये अकाउंट तुम्हारे पास कहाँ से आया। जिस पर वो बताती है कि ये अकाउंट मेरा था, लेकिन अब तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन तुम इसको कैफेटेरिया आंट क्यों बुला रहे हो। गू कहने लगा कि एक्चुअली येन ने मुझे कहा था कि ये अकाउंट इसका है और हम दोनों ऑनलाइन बातें करते थे। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तभी मैंने इसको अपने करीब आने दिया और इसी ने मुझे इस अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मन ही मन में जानता था कि जिस लड़की से मैं बातें करता था वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारी आदतें बिल्कुल कैफेटेरिया आंट की तरह थी। लेकिन अगर ये अकाउंट तुम्हारा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने कितनी दफा तुमसे पूछा कि क्या ये अकाउंट तुम्हारा है, लेकिन तुमने हमेशा मुझे मना ही किया। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली तब तुम रिलेशनशिप में थे। मैं सच बताकर तुम्हारे रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारी रिलेशनशिप की बेस ही झूठ पर बनी हुई है। देखो जरा इस लड़की का कॉन्फिडेंस, कितने धैर्य से मेरी आइडेंटिटी यूज कर रही है और ऊपर से मुझे ही नीचे दिखाने की कोशिश करती है। येन तो जैसे आज सदमे से पागल ही होने वाली थी। तभी हंसते हुए कहने लगी कि मैं नहीं बल्कि तुम हो जो हम दोनों के बीच में हमेशा इंटरफेयर करती हो। हम दोनों एक कपल है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हमेशा हम दोनों को अलग करने की कोशिश करती हो। इस तरह की हरकतों पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें शर्म का कुछ पता भी नहीं होगा। तुम तो जानती भी नहीं होगी कि शर्म किसे कहते हैं। और ये सुनते ही गु अपने गार्ड्स को बुलाकर येन को बाहर निकालने के लिए कहता है। गार्ड्स येन को निकालने लगे, जबकि येन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि गु ऐसा मत करो प्लीज, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं आज से नहीं पिछले 10 सालों से तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, तभी गु किम के करीब आते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हें कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही पता चल गया था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ऐसा ही है ना। किम कहती है कि हाँ, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि जिस लड़के से मैं बात करती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट है। तभी गु उससे पूछने लगा कि जिस रात हम रेलवे पर मिले थे और येन ने मुझे ड्रग्स दे दी थी, उस रात तुम मेरे साथ मेरे रूम में मौजूद थी, वो लड़की तुम ही थी ना। तभी किम कहती है कि हाँ वो मैं ही थी। गु से कहता है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी की भूल में येन के साथ रिलेशनशिप में रहा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी उसके करीब नहीं गया और ना ही कभी हमारे बीच में कुछ हुआ है। वो एक दफा फिर उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें पहले भी बहुत पसंद करता था और आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुनते ही कि मुंह से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे किस करने लगी, लेकिन किस करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी गु उसको हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में गु किम को ड्रॉप करने के लिए उसके घर के बाहर मौजूद था। किम उसे थैंक्स कहती है, तभी गु उसको अपने करीब करते हुए हक कर लेता है। तभी किम कहने लगी, मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है और आपको देर हो जाएगी, आप घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर ले। तभी वो उससे कहने लगा कि एक्चुअली मेरा तुम्हारे बगैर अब दिल नहीं लगता। लेकिन किम उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहने लगी कि एक्चुअली मुझे नींद आ रही है, इसलिए मुझे जाना है, और वो वहाँ से चली गई। अपने घर पहुँचते ही गु किम को मैसेज करता है कि मैं अपनी कैफेटेरिया आंट को काफी मिस कर रहा हूँ, जिस पर वो कहने लगी कि सेम हियर। इसके साथ ही किम उसको अपनी कुछ पिक्चर सेंड करती है, जिसको देखते ही जैसे गु तो खुशी से पागल होने लगा था। सीन शिफ्ट होता है तो हम किम को देखते हैं, जो कि इस वक्त मिस्टर गु के साथ एक ही बेड पर मौजूद थी। मिस्टर गु के इतने करीब होना उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अचानक से मिस्टर गु के नंबर पर कॉल आती है। उसने कॉल अटेंड की तो पीए उसे बताने लगा कि एक्चुअली आपकी कंपनी में बहुत बड़ा मसला हो गया है, आप जल्दी से कंपनी पहुंचे। गु किम के साथ ऑफिस आता है तो वो देखता है कि शेन को जेल भेजने की वजह से उसके डैड ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसने बहुत सारे मीडिया पर्सन को इकट्ठा किया हुआ है, इन्होंने मेरे बेगुनाह बेटे को जेल भेज दिया, उसने कुछ भी नहीं किया था, बस एक छोटी सी गलती, और उसके लिए भी उसने इनके पाँव पड़कर माफी मांगी। लेकिन ये एक बहुत ही जालिम और जाबिर इंसान है, जिनको गरीबों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि ऊपर वाला इनकी पूरी कंपनी का सत्यानाश कर दे तो ही अच्छा हो, मैं इनको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और ये सब कुछ इनके सेक्रेटरी किम की वजह से हुआ है, ना ही वो वहाँ पर आती, ना ही वो सब होता, और आज मेरा बेटा मेरे सामने सही सलामत होता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सब कहने के बाद वो भागता भागता एक दीवार से अपना सर मार देता है, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी खराब हो गई और मीडिया पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उछाल रहे थे। सीन शिफ्ट होता है तो हम मिस्टर गु को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थे। उनके पीए उनके पास आकर उन्हें बताने लगे कि कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमें लेने के देने पड़ जाए। सेक्रेटरी किम की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसलिए अच्छा होगा आप उसे फायर कर दें। अगर आप उसको अपने साथ ना लेकर जाते तो ये सब बिल्कुल भी ना होता। लेकिन मिस्टर गु उसको फायर करने से इनकार कर देता है और उससे कहने लगा कि जो होता है हो जाए, मैं उसको फायर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पीए को बिल्कुल अच्छे से अंदाजा था कि मिस्टर गु का यही फैसला होगा, तभी उसको गुस्सा आने लगा और वो कहता है कि क्या हो गया है, आपने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली है, फायर करने से भला क्या हो जाना है। अगर वो ऑफिस में ना भी रहे तो आपकी लाइफ में तो रहेगी ही, तो उसके लिए क्यों सारी चीजें दाव पर लगा रहे हैं। इस
तरह के वक्त की बेवकूफ़ी से अच्छा होगा कि आप सोच समझकर फैसला लें, ताकि ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी कंपनी ही दांव पर लग जाए। लेकिन मिस्टर गू तो जैसे अपनी बात पर अटक ही गए थे। तभी उनका पीए उनसे कहने लगा कि मैंने कितने सालों से आपके साथ वफादारी की है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आपके सामने मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। अगर आप उस लड़की को फायर नहीं करते तो मैं यहाँ से रिजाइन करके चला जाऊंगा। जिस पर मिस्टर प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम शौक से रिजाइन देकर जा सकते हो, और पीए इसके साथ ही अपना सामान पैक करके वहां से चला गया। इतना ही नहीं बल्कि पीए के बाद आने वाला एक न्यू पीए भी सिर्फ इस बात पर अपनी जॉब छोड़ के चला गया था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, स्टॉक के इतने नीचे गिरने के बावजूद भी बॉस सेक्रेटरी किम को फायर करने के लिए राजी नहीं है। मूवी के अगले सीन में हम गू को देखते हैं, जो कि इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए किम के साथ जा रहा था। मीटिंग स्टार्ट होते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी मेंबर्स मिस्टर गू से कहने लगे कि जो कुछ तुम हमारी कंपनीज और हमारे पैसों के साथ कर रहे हो उसको लेकर हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस पर वो कहने लगा कि तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सभी मेंबर्स मिस्टर गू को इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि वो सेक्रेटरी किम को फायर कर दे, लेकिन मिस्टर गू उनको साफ साफ बोल देता है कि मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं और ना ही मैं ऐसा करूंगा। और इस बात पर सभी मेंबर्स को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहने लगे कि तुम्हारे प्यार और तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स के लिए हमें अपना पैसा डुबोने का कोई शौक नहीं। अच्छे से देख रहे हो कि स्टॉक्स गिर चुके हैं, इन्वेस्टर्स ने हमसे हाथ खींच लिए हैं, कोई भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन तुम अपनी बात पर अड़ गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फीलिंग्स के लिए और तुम्हारे प्यार के लिए हम सब अपने पैसों की कुर्बानी देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये मत भूलो कि हम शेयर होल्डर्स हैं और हमारा पूरा का पूरा हक है तुम्हें रोकने का। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब अपने शेयर्स किसी और को बेच दें और तुम्हारे हाथ से रही सही दौलत भी चली जाए। जिसके जवाब में मिस्टर गू से कहने लगे कि देखो, मैं कोई इग्नोरेंट इंसान नहीं हूँ। तुम सब अच्छे से जानते हो कि मैं एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हूँ और अपने प्रोफेशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। स्टॉक की हालत और इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड मेरी सारी चीजों पर नजर है, लेकिन इन सब का सोल्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं कि सेक्रेटरी किम को फायर किया जाए, बल्कि मैंने एक और सोल्यूशन निकाला है। हम ज्यादा मेहनत करके भी इन सारी चीजों को वापस अपनी जगह पर ला सकते हैं। लेकिन अपनी इन बातों से भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को ही कन्विंस ना कर सका। तभी वो कहने लगे कि तुम्हारी ये किताबी बातें हैं जो रातों रात तुम्हें अमीर कर देंगे और सारी चीजें वापस अपनी जगह पर ले आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम एक इमेच्योर और टीनेजर लड़के की तरह बातें कर रहे हो। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं कि जितने प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हो जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी मिस्टर गू कहने लगे कि मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। शॉर्टकट्स लेने के बजाय, किसी को फायर करके वापस अपनी जगह पर आने के बजाय, मेरा बिलीव यह है कि मैं मेहनत के जरिए वापस अपनी चीजें सही कर सकता हूँ। मैं बहुत जल्द मेहनत करके 4C टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाला हूँ। भले मुझे इसके लिए दिन रात एक ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं कभी भी किम को फायर नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ कि मैं कंपनी के स्टॉक को दोबारा दुगना कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम यैन को देखते हैं, जिसके साथ इस वक्त न सिर्फ पीए बल्कि बियांग भी मौजूद था, और वो सब मिस्टर गू के खिलाफ प्लानिंग करने में काफी बिजी थे। तभी पीए कहने लगा कि इस बंदे को अपनी चॉइस पर बहुत फख्र है, ये कभी भी सेक्रेटरी को फायर नहीं करने वाला, लेकिन देखो इसकी हरकतों की वजह से ये बहुत जल्द फायर कर दिया जाएगा और फिर इसकी पोजीशन मेरे हाथों आएगी। तभी बियांग भी कहने लगा कि फाइनेंशियल मार्केट में गू ने अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बनाई है, उसको रिप्लेस करना मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। मैं इसको जरूर रिप्लेस करना चाहूंगा। गू को उसकी पोजीशन से नीचे गिराने के लिए वो तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे और डिटरमिन्ड भी। सिर्फ यही तीनों नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स भी इनके साथ मिले हुए थे, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर गू और किम अपनी मेहनत जारी किए हुए थे, क्योंकि बहुत जल्द उन्होंने सब लोगों का जवाब अपने प्रोजेक्ट के जरिए देना था। सीन शिफ्ट होता है तो वेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि इसकी स्टार्टिंग अमाउंट 500 मिलियन युआन है, लेकिन एक दूसरे से जीतने की रेस में यह अमाउंट 1 बिलियन युआन तक जा पहुंची। सिर्फ 1 बिलियन युआन ही नहीं बल्कि 1.2 बिलियन और फिर 1.5 बिलियन युआन पर यह प्रोजेक्ट मिस्टर गू को हासिल हुआ। इस बात पर होस्ट मिस्टर गू को कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी यंग उनके पास एक फाइल लेकर आती है और उन्हें साइन करने के लिए कहती है, जिस पर गू से कहता है कि ये तुम क्यों साइन करवा रही हो। जिस पर यैन उसे कहती है कि मिस्टर गू, शायद आपको ये प्रोजेक्ट हासिल करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, इतनी जल्दी कि आप इसकी कंडीशंस को स्टडी भी ना कर सके। यही वजह है कि आपको पता ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट आप किससे ले रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आपको हमारी कंपनी दे रही है और उसकी कंडीशंस भी काफी स्ट्रिक्ट हैं, जो देखकर आप यकीनन इस प्रोजेक्ट को नहीं हासिल करना चाहेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और आपको ये लेना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद न सिर्फ मिस्टर गू बल्कि किम भी काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इस सब का उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बहुत गुस्से में आकर मिस्टर गू से फाइल लेकर साइन कर लेते हैं। और यहाँ पर कहानी का एक और ट्विस्ट सामने आता है, जब मिस्टर गू से कहने लगा कि तुम्हारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं बिना जानकारी के यहाँ पर बाइडिंग के लिए आ गया हूँ। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट शायद तुम्हें ये प्रोजेक्ट देने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, तुम्हें आइडिया ही नहीं हो सका कि तुमने कौन सी फाइल को साइन किया है। इस फाइल के अकॉर्डिंगली तुम्हें मुझे मंथली 1 बिलियन युआन देना होंगे। इसका शायद तुम्हें इतना झटका ना लगे, लेकिन तुम्हारे बगल में मौजूद मिस्टर बियांग को इसका बहुत जबरदस्त झटका लगने वाला है। आखिर वो खुद को वैंग इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट कहलवाना इतना पसंद जो करता है, और
ये सब सुनते ही बियांग के तो जैसे कानों से धुआं ही निकल पड़ा। तभी वो कहने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या बकवास है, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया है मेरे साथ, आखिर ये क्या हो गया है। यैन को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वो पूछने लगी कि ये सब कैसे हो गया, मैंने फाइल में ऐसी कोई स्टेटमेंट इंटर नहीं करवाई, तो फिर ये तुम कैसे कह सकते हो। जल्द ही उन दोनों को आइडिया हो चुका था कि ये सब किया धारा किसी और का नहीं बल्कि उनके साथ ही मौजूद मिस्टर गू के जमाने पुराने पीए का है, जो एक्चुअली उनके साथ वफादारी नहीं बल्कि धोखा कर रहा था। फ्लैशबैक के थ्रू हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने पीए के साथ मौजूद थे। उनके पीए उनको अपडेट्स देते हुए कह रहे थे कि कंपनी में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कंपनी के अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस की हैं जो ना सिर्फ आपके बिजनेस को बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तभी मुझे पता चला कि इन सारी चीजों में मिस्टर बियांग इन्वॉल्व है। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब वो अकेले नहीं कर सकता, उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई मौजूद है। ये की बातों ने मिस्टर गू को काफी कॉन्शियस कर दिया था। तभी वो उससे कहने लगा कि मैं न सिर्फ अपनी कंपनी में बल्कि अपनी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, इसलिए तुम अच्छे से देखो कि इन सब के पीछे कौन है, बियांग के साथ कौन इन्वॉल्व है, मुझे जल्दी से इस बात का पता लगना चाहिए। ये सब सुनते ही मिस्टर बियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो पीए से कहने लगा कि दोस्ती की आड़ में तुमने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमें कहते रहे कि तुम मिस्टर गू से नफरत करते हो, उससे उसकी पोजीशन और उसका स्टेटस छुड़ाना चाहते हो, लेकिन देखो तुम एक्चुअली उसी के साथ नमक हलाली कर रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस तरह तुमने हमसे झूठ बोला और हमें धोखा दिया, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। झूठ तो झूठ, ये तुमने हमें किस तरह के प्रोजेक्ट में फंसा के रख दिया है। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली तुम्हारे कंपनी के लिए हमें फोर्सी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना होगा, जो तुम अच्छे से जानते हो कि पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी फोर्सी टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं हुई, इवन के यूरोप में भी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये ना कर सके तो हमारी कंपनी कैसे करेगी। और अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमें तुम्हारी कंपनी को ईयरली 1 बिलियन युआन देने होंगे। ये क्या बेवकूफी है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कंपनी सालाना 1 बिलियन युआन कमाती होगी। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे इन सब चीजों से गर्ज नहीं है, तुमने हमें फंसाना चाहा लेकिन मैंने उल्टा तुम्हें ही फंसा दिया। एक दफा फिर फ्लैशबैक के थ्रू हम देखते हैं कि किम अपने ऑफिस में मौजूद काम कर रही थी। तभी वो उसके पास आकर उससे कहने लगा कि तुम इतना लेट नाइट तक काम क्यों कर रही हो, आखिर क्या मसला है, तुम्हें काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, जबकि सब लोगों को लगता होगा कि तुम मेरी खातिर ऑफिस में लेट नाइट तक रहती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरा इमेज खराब कर रही हो या फिर मेरा नाम लेकर यहाँ पर अपने काम में बिजी हो। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मैं किसी और चीज के पीछे हूँ, मुझे कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए, या फिर शायद ये तुम्हारे खुद का ही ट्रैप है। मिस्टर गू वहाँ से जाने लगा, तभी किम उसको रोकते हुए कहने लगी कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, बियांग बज़ाहिर तो मेरा फ्रेंड है लेकिन ये मुझे और तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उल्टा इनको फंसाना चाहिए। और ये सारी बातें जब वो यांग और बियांग को बताते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आने लगा। तभी वो कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें फंसाने की कोशिश की है। जिस पर पीए उसे कहता है कि तुम्हारा खुद जो जी में आए तुम कर सकते हो, हमें भी फ्रेम करते रहते हो, हमारे बॉस को भी फ्रेम करते हो, उनकी गर्लफ्रेंड को भी, लेकिन अगर हम कुछ करें तो तुम रोना शुरू कर देते हो, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारी बेवकूफी है। तुम जैसा करते हो दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट किया करो, हमें तुम्हारा कोई लिहाज नहीं और ना ही तुमसे डर लगता है। जैसा तुमने किया वैसे ही हमने दोबारा तुम्हारे साथ किया। यांग अब बुरी तरह से फंस चुका था। तभी वहाँ पर बैठे हुए बाकी बिजनेसमैन भी उन लोगों को लेकर बातें बनाने लगे और कहने लगे कि देखो ये मिस्टर बियांग और यान खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे, लेकिन मिस्टर गू इनके साथ खेल गया। तो इस बात को जहन में रखना चाहिए था कि मिस्टर गू एक मंजे हुए बिजनेसमैन है और कोई भी उनको धोखा नहीं दे सकता। पता नहीं इनको क्यों लगा कि वो इतनी आसानी से इनकी जाल में फंस जाएगा। उनके मुंह से ये बातें सुनते ही यान गू से कहने लगी कि देखो गू, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा बियांग के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इनफैक्ट मैं तो इसको जानती भी नहीं थी। तुम अच्छे से जानते हो कि ये किम का फ्रेंड है। जो कुछ भी इसने तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के साथ किया या करना चाहा उस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज तुम मुझे इसके साथ इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत समझना। ये सब किया धरा इस मिस्टर बियांग का है। मैं तो कहती हूँ इसको अभी के अभी जेल भेजो। मिस्टर गू कुछ कहता है इससे पहले ही किम आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना होंगी। अगर बियांग मेरा फ्रेंड है तो क्या तुम्हारा कोई हक बनता है कि तुम मेरे और मिस्टर गू के खिलाफ प्लानिंग करो, वो भी आधी रात को क्लब में बैठकर, और तुम्हें लगता है कि अब हम तुम्हारी बात मान लेंगे। अगर तुम मिस्टर गू की इतनी ही सगी हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को इस बात पर क्यों कन्विंस कर लिया कि वो हमारी कंपनी से अपने हाथ खींच ले और सारी की सारी चीजें मिस्टर गू को अकेले ही मैनेज करना पड़ी और अब यहाँ पर अपने कैरेक्टर की सफाई देने के लिए पहुंच गई हो। तभी भी ये कहने लगा कि इनफैक्ट तुमने बहुत अच्छा किया कि उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर से हमारी जान छुड़वा दी। वो बहुत ज्यादा गम्बलिंग कर रहे थे, कंपनी के फंड्स में भी वो लोग बहुत ज्यादा बेईमानी कर रहे थे। हम तो वैसे भी उनसे अपनी जान छुड़वाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से इन सबसे हमारी जान छूट गई और हमें बहुत ज्यादा आसानी हुई। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि पैदा होने के बाद तुमने पहली दफा कोई अच्छा काम किया होगा। और इसके साथ ही मिस्टर गू बाकी बिजनेसमैन को अनाउंस करते हैं कि मिस्टर बियांग की फैमिली बहुत जल्दी फोर्सी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली है। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार हो चुका है जो कि मिस्टर बियांग ने मेरे साथ पर्सनली साइन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत जल्दी मिस्टर बियांग की कंपनी
कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी करने वाली है और फिर वो फ्री ऑफ चार्ज भी होगी। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली मैंने इनको 1.5 बिलियन युआन पेमेंट करनी है, लेकिन उसके बाद इनकी कंपनी मुझे ऐसी 4G टेक्नोलॉजी देगी जिसको लॉन्च करने के बाद यूजर्स को किसी किस्म की पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। आप सब उसको फ्री ऑफ चार्ज यूज कर सकते हैं। और ये सुनते ही सभी लोग क्लैपिंग करने लगे, जबकि बियांग तो जैसे पागल ही होने वाला था। तभी वो कहने लगा कि ये तुम क्या ओल फोल बक रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि 1 साल के टेन्योर में इस तरह की टेक्नोलॉजी का बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, और फिर मुझे तुम्हें 1 बिलियन युआन देने होंगे जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। तुम क्यों मुझे पागल करना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही, या फिर शायद तुम्हें मेरे हाल पर तरस ही नहीं आ रहा? तुम क्यों मेरी कंपनी को बैंकक्रप्ट करने पर तुले हुए हो? तभी मिस्टर गू से कहता है कि पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बहुत जल्दी थी, तुम मुझे किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहते थे। अब चिल्ला चिल्ला कर रोने का कोई फायदा नहीं, जो हो चुका है उस पर अब सब्र करो। तुम्हें पहले ही आइडिया हो जाना चाहिए था कि जो हरकतें तुम करते फिर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तुम एक लड़की के कहने पर इतने बड़ा स्टेप कैसे उठा सकते हो? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ और इन सारी चीजों को अच्छे से फेस करो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये बोलते ही गू किम को वहां से जाने के लिए कहता है और वो दोनों चले गए, जबकि बियांग चिल्लाते हुए अपने हाथ में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। और ये देखते ही येन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे मारने लगी और उसे कहती है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, तुमने क्या कर दिया है। मूवी के लास्ट सीन में हम किम को देखते हैं, जो कि हमेशा की तरह एक दफा फिर अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन आज उसको अपना स्टाफ एलिवेटर यूज करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। अपने कार्ड के थ्रू वो प्रेसिडेंट एलिवेटर को खोलती है, जहां पर उसके वेलकम के लिए मिस्टर गू पहले से ही मौजूद थे और वो उसको अंदर आने के लिए इशारा करते हैं। मिस्टर गू प्यार भरे अंदाज में उसके करीब होते हैं तो वो भी उनको एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि आज उनके बीच ना कोई तीसरा मौजूद था और ना ही किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।